संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। अब कह सकते हैं कि चुनाव अंतिम दौर में, मतलब अब कुछ चंद घंटों बाद ईवीएम पर बटन दबना शुरू हो जाएगा। 6 चरण का कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीतेगा वो ईवीएम में कैद है, और 4 तारीख को वो कह सकते हैं कैद में बुलबुल, वहाँ से बुलबुल बाहर निकलेंगी। अब जिसके सर संहरा बह रहे, हर लोग अपने अपने तरीके से अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन बिहार में पहली बार दशकों बाद कह सकते हैं कि कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है कि इस बार बिहार में होगा क्या। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर के सहारे चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे मेरा मानना है महिला वोटर का प्रतिशत तो बीजेपी वाले जदयू वाले का बाझे खिल जाता है। जिस सीट पर वो सोचते हैं कि जीतना तो दूर लड़ाई में भी है कि नहीं है, लेकिन हमारे उस तर्क से उत्साहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि अरे संतोष जी कह रहे हैं, इनके बारे में तो एक अलग तरीके का ख्याल आता है कि भाई किसी को बकसते नहीं है। और ख़ास करके एक बीजेपी को लेकर या जदयू को लेकर चुनाव में इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं तो और लोग गंभीरता से देखते हैं कि संतोष जी कह रहे हैं, ये तो भाई अलग विचारधारा के बातों को मानने वाले लोग हैं, कैसे कह रहे हैं। तो सब लोग फ़ोन भी करते हैं। अब उनको कौन समझाए कि भाई हर आदमी वोट गिराता है ना, वोट नहीं गिराता है, हर आदमी का अपना अपना विचार है। लेकिन अब जो जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में दिए गए वोट और प्रोफेशन में भी वही चीज़ करने लगे तब तो फिर मुश्किल है ना। तो मेरा प्रोफेशन पटकारता है। तो इस बार बिहार में क्या होगा कहना मुश्किल है। जिसके लिए भी आप कुछ संकेत दिए डंका बजाना शुरू कर देगा। तो चलिए, आज लास्ट चरण का चुनाव है, कुछ घंटे बचे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम पहुंच चुका है, लेकिन आखिरी चरण इस तरीके का होगा किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये पूरे तौर पर एनडीए वाला चरण है। 8 का 8 सीट जीता हुआ है। शुरुआती दौर से माना जा रहा था जहानाबाद में, जब जहानाबाद सीट जदयू हार रही है, पाटलिपुत्रा में जबरदस्त टसल होगा, लेकिन कोई नहीं जान रहा था कि काराकाट में पवन सिंह खड़ा होकर उपेंद्र कुशवाहा की लुटिया बुरा देगा। कोई नहीं जान रहा था कि आनंद मिश्रा बक्सर में खड़ा होकर मिथिलेश बाबू को परेशानी पैदा कर देगा। कोई नहीं जान रहा था। किन्हीं को पता नहीं था कि जो समीकरण बिगड़ा है बिहार का, उस समीकरण का असर आरा में आरके सिंह को भी उठाना पड़ेगा कुशवाहा वोट को लेकर। किसी को ये अंदेशा नहीं रहा होगा कि इस तरीके से आखिरी चरण में चुनाव आ जाएगा, तब ये स्थिति बनेगी, ये सीन सामने आएगा। ऐसे में मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव आज शाम तक जो आकलन हुआ है, कि मीसा भारती की प्रबल इच्छा है, और ये इच्छा हमने कई व्यक्तिगत रूप से भी कई बार महसूस किया कि एक बार चचा जान को पटकर ही दे दे। बस मेरी इच्छा यही है। 2 बार से चचा जान 20 पर जा रहे हैं। चचा जान लगातार, लगभग 2019 में भी वो मार्जिन नहीं था, मतलब 2019 में जब लहर था उस समय में भी जबरदस्त फाइट दी थी मीसा भारती। इस बार तो कोनो लहरें नहीं है, लेकिन सब कुछ चचा जान का निर्भर करेगा 2 ही चीज़ पर, कि नीतीश जी का वोटर क्या करता है, एग्रेसिवली वोट करता है कि नहीं। क्योंकि बेटी जान जो है पूरी ताकत को लगा दी है, वो भी कम ताकत नहीं लगाई है। अशोक महतो से लेकर सब कुर्मी, सब भूमियार नेता सबको उतार दिए। आजादा मुसलमान का तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए पहली बार लग रहा है, मतलब पिछले बार भी लगा, ऐसा कभी कंफर्ट स्थिति में चचा जान नहीं रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जीतते आए हैं। लेकिन इस बार थोड़ा और कह सकते हैं कि मामला नज़दीकी हो गया है। क्रिकेट का एक शब्दावली है ना कि मामला बहुत नज़दीकी है। थर्ड एम्पायर को जो है सो करिए, कैच हुआ या नहीं हुआ, थर्ड एम्पायर को भेजिए। तो हम भी आपको थर्ड एम्पायर के पास भेजते हैं कि पाटलिपुत्रा में होगा क्या, क्योंकि ये
चचा भतीजी में इस तरीके से कैच लिया गया है, समझना मुश्किल है कि खिलाड़ी तो जबरदस्त डाइव मारी है मीसा भारती, लेकिन अब जमीन पर बॉल सट गया कैच लेने से पहले या फिर कैच एकदम हो गया है, तो वो चीज़ थर्ड एम्पायर बताएगा। इसलिए 4 तारीख का इंतजार कीजिए। चुनाव, वैसे कल के चुनाव ट्रेंड से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, वोटिंग ट्रेंड से कितना परसेंट पोल होती है, क्योंकि भाकपा माले पिछले बार भी था, इसलिए भाकपा माले को लेकर ज़्यादा उत्साहित हम नहीं हैं कि वोट पिछले बार भी मिला था और इस बार भी मिलेगा। इसलिए चचा जान और बेटी जान का जो चुनाव होगा दिलचस्प होगा, और मीसा भारती खाता खोल दे, चचा जान को पराजित कर दे, परास्त कर दे, कैच थर्ड एम्पायर भी जो है सो बेनिफिट ऑफ डाउट दे के जिता दे, आउट कर दे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नालंदा में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक बात है कि नालंदा में पहली बार नालंदा के लोगों ने देखा कि किस तरीके से वोटिंग हो रहा है, किस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है। वोटिंग मतलब क्या, वोट किसको देना है। पूरी जेएनयू की टीम पहुंची हुई थी, पूरे विधायक के जितने मित्र थे वामपंथियों के अलावा, जितना जेएनयू का सब स्कॉलर दाढ़ी बढ़ाने से लेकर सिगरेट पीने से लेकर झोला टांगने वाला जितना था ना, सब पहुंचा हुआ था। अच्छा, मतलब नालंदा के लोगों को पहली बार एहसास हुआ है कि भाई यहाँ भी जॉर्ज फर्नांडिस लड़े थे, उस दौर में भी लोगों ने कुछ बाहरी लोगों को देखने को, लोगों को मौका मिला था। लेकिन उसके बाद माले के लड़ने में ही बाहर के लड़के लड़कियां को, लोगों को देखने को मौका मिला, गांव-गांव में कैंपेन कैसे हो, ये चीज़ें भी। लेकिन नीतीश कुमार का वहाँ से सपने में भी सोचना बेकार है, वहाँ कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं है और न ही थर्ड एम्पायर की जरूरत है। वहाँ एकदम क्लियर, मतलब क्लियर जो जिसको कहते हैं ना कि क्लियर, आगे बढ़ा स्निक विकेट कीपर के हाथ में आसान सा कैच, तो नालंदा कह सकते हैं कि आसान कैच है, कोई बड़ी लड़ाई नहीं होगी। अब यही है कि कितना मार्जिन से वोट जीतते हैं, ये देखने वाली बात होगी, वो वोटिंग परसेंट से कल पता चल जाएगा। बात आरा की करें तो आरा में आर.के. सिंह इस बार एक अलग तरीके की चीज़ों में फंसे हुए हैं। जो काराकाट का जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन, फिर यादवों का जो एक सेंटिमेंट है, वो भाकपा माले के साथ जाएं या नहीं जाएं, वो भी चीज़ें फैक्टर है, क्योंकि भाजपा माले के यहाँ जो विधायक हैं वह उनकी छवि काराकाट वाली जैसी नहीं है। इसलिए सवर्णों का और यादव को उनके करीब जाने, क्योंकि बहुत सारे यादवों की हत्या हुई है, और स्ट्रेटजिक रूप से प्रशासनिक स्तर पर भी यादव और राजपूत का कॉम्बिनेशन आर.के. सिंह ने बनाया है डीएमएसपी के सहारे। तो वो एक मैसेज देने की उनकी कोशिश हुई है, और आर.के. सिंह ने काम भी किया है, इसमें कोई दो मत नहीं कि जो मंत्रालय के स्तर पर जो काम हो सकता है, उस काम को उन्होंने आरा में लाने का, कह सकते हैं कि आरा के लोग उनको याद करेगा इस बात को लेकर। बहुत सारी रेलवे के प्रोजेक्ट में भी, बिजली की तो बात ही छोड़ दीजिए, और सांसद रहते हुए भी, ब्यूरोक्रेट के बाद सांसद बने, होम सेक्रेटरी रहे हुए, लेकिन आरा से उनका रिश्ता बना रहा। और हमको लगता है कि एकमात्र यही उम्मीदवार है बिहार में बीजेपी का, जिसके खिलाफ गांव-गांव में नाराबाजी ने पहुंचे और हुल्लड़ी शुरू कर दी। ये स्थिति इनके इसमें नहीं रहा, और माले पर निर्भर करेगा कि कुशवाहा और यादव वोट क्या करता है। यादव वोट जितना इनको देता रहा, अगर वही वोट दे दिए तो फिर इनके लिए मुश्किल नहीं होगी। और कुशवाहा उम्मीदवार हटा के व्यापारी बनिया को दी है माले, उसका थोड़ा है रिएक्शन लोकल स्तर पर, तो उसमें थोड़ा पलड़ा भारी आर.के. सिंह का है। और आर.के. सिंह की जो छवि रही है ना, उस छवि का भी लाभ उनको मिल रहा है। इसलिए आरा में कोई बेनिफिट ऑफ डाउट हमको लगता नहीं। हाँ, टक्कर ज़बरदस्त होगी, पिछले बार भी टक्कर ज़बरदस्त हुआ था, कम मार्जिन, मतलब 2.5 से 2 लाख 3 लाख 4 लाख वोट से जीते थे बीजेपी का और प्रत्याशी, ऐसी स्थिति वहाँ पर नहीं है। जहानाबाद में तो आज रात क़यामत की रात है, देखिए क्या होता है। भूमियार मानते हैं या फिर अरुण कुमार के साथ रहते हैं, सब कुछ कल वोटिंग के दौरान चीज़ें ये सामने आ जाएगी। इसलिए जहानाबाद में कहने की जरूरत है, जहानाबाद पर हमने खबर भी बनाई है। काराकाट में पवन पर निर्भर करता है कि वो कितना सवर्णों का वोट काटते हैं और यादव और अन्य वोट को कितना जोड़ते हैं। तो इस स्थिति में कुशवाहा के साथ अगर कुशवाहा ने छोड़ दिया, और जो स्थिति है उस स्थिति में नीतीश का वोटर भी कुशवाहा के साथ नहीं है, तो फिर हमें लगता है कि कुशवाहा लड़ाई से बाहर ही हो गए। तब
माले और पवन सिंह के बीच में लड़ाई होगा वो, लेकिन कल चीज़ें स्पष्टता के साथ आएगी। बक्सर में देखिए सुधाकर बाबू क्या करते हैं, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं और सबसे लंबा चुनाव प्रचार कैंपेन करने का 80 दिन का उनको समय मिला है। और गांव वैसे भी क्षेत्र में ही वो रहे हैं। सबसे पहले आरजेडी की तरफ से टिकट भी उन्हीं का घोषणा हुआ था, सबसे पहला टिकट, इसलिए समझिए कि एकदम 2-2.5 महीना उनको समय मिला है और गांव गांव वो घूमे। एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां सुधाकर सिंह गए नहीं होंगे और एक भी गांव में ऐसा नहीं लगा कि उनको व्यक्तिगत रिश्ता नहीं रहा होगा। सब कुछ उसने एक अलग तरीके की रणनीति बनाई है, एक अलग तरीके का चुनाव लड़ रहा है। राजद जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं उससे साफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी के सहारे चुनाव लड़ते हुए सुधाकर सिंह दिख रहे हैं। मतलब पहली बार कोई राजद उम्मीदवार इस तरीके से सोशल मीडिया पर किस तरीके की खबरें चलावे, हर बूथ पर मेरा जो पोलिंग एजेंट गया है उसका नंबर, हर गांव में क्या हमारा किस तरीके से कितने % वोट कम हो सकते हैं, कौन प्रभावशाली व्यक्ति है, सारा कुछ मैथमेटिकल। मतलब बिहार के जितने उम्मीदवार अभी वैसे मानते थे राजीव प्रताप रूडी को उस स्टाइल में चुनाव लड़ते हुए, लेकिन इस बार राजीव प्रताप रूडी में वो चीज़ नहीं देखने को मिली जो चीज़ आपको सुधाकर सिंह में देखना हो। जबरदस्त मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखना हो तो सुधाकर सिंह का चुनाव अगर देखे होंगे तो वो देख सकते हैं। इसलिए सुधाकर सिंह मिथिलेश तिवारी पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मिथिलेश तिवारी के पास वक्त ही कम मिला और इनका ज़्यादा समय विवादों को निपटारे में, अश्विनी चौबे टिकट कटा था वो अलग और बाहरी प्रत्याशी थे वो अलग, दोनों को लेकर जो है सो एक अलग तरीके का विवाद, उसी विवाद में वो उलझे रह गए। आनंद मिश्रा आप कितना वोट काटते हैं, ददन पहलवान कितना वोट काटते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हार जीत जिनकी भी हो सुधाकर ने दिखा दिया है कि वहाँ कैसे चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है। ये सुधाकर ने अपना एक जो उनका तैयारी था वो देखने को मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े होने का जो एक एडवांटेज होता है वो एडवांटेज भी दिखा। सब कुछ लग रहा था जैसे कि प्लान वे में उनका प्रचार अभियान। दूसरा राजद का उम्मीदवार हमको लगता है फातमी, उस तरीके फातमी का दूसरा तरीका था, लेकिन फातमी भी मजबूती से लड़े जितनी मजबूती से सुधाकर सिंह लड़ते हुए, इसलिए वहाँ का परिणाम कुछ भी हो सकता है। ये बातें कही गई कि भाई उस पार बलिया है और इस पार बक्सर है, गंगा के इस पार उस पार, वहाँ राजपूत उम्मीदवार खड़ा है नीरज सिंह चंद्रशेखर जी के पुत्र, तो और वहाँ ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से खड़ा है, तो यहाँ उसका इक्वेशन बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि बहुत मुश्किल है बिहार और यूपी में इस तरीके से इक्वेशन सेट हो, लेकिन सेट हुआ नहीं, कोशिश जरूर हुआ है। अब देखिए परिणाम क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ एक दूसरे पर शिफ्ट होने का सवाल ही नहीं है। तो सुधाकर सिंह वहाँ बहुत अच्छे तरीके से चुनावों को रखा है। पटना साहिब में कह सकते हैं कि मीरा कुमार के बेटा को टिकट दिया, तो चर्चा ये थी कि मीरा कुमार का बेटा कुशवाहा, मीरा कुमार के बेटे की पत्नी राजपूत, तो वो जो और खुद दलित, तो वो जो कम्बिनेशन है ना, उस कम्बिनेशन का लाभ उठाने की कोशिश करें। कुशवाहा का वोट यहाँ बहुत है, राजपूत का भी वोट बहुत है, लेकिन प्रचार अभियान में नहीं देखने को मिला। हाँ, राहुल के आने से थोड़ा माहौल जरूर बना, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि साहब को जो है सो टक्कर दे दे। मतलब हम रविशंकर की बात कर रहे हैं। तो ये 8 फेज के इलेक्शन का यही लब्बो लुआब है, लेकिन इतना तय है जो चीज़ें दिखने को मिल रही है कि एनडीए को कड़ी टक्कर मिल रही है और परिणाम कई सीटों पर बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे सब कुछ महिला वोटर का टर्नअप क्या रहता है वो भी देखने वाली बात होगी। उन चीज़ों के सहारे भी चीज़ों को समझा जा सकता है। और पवन सिंह के साथ किस तरीके से राजपूत वोटर किस खड़े होते हैं ये भी कल इलेक्शन के साथ चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। कुर्मी वोटर रामकृपाल के साथ किस तरीके से खड़े होते हैं, और उसके बाद आरजेडी के कुछ विधायक अंदर खाने में जो खेल रहे हैं उसका कितना लाभ रामकृपाल को मिल सकता है, ये सारी चीज़ें भी कल इलेक्शन के दौरान समझने को मिल सकता है। और उसके बाद ही परिणाम बदलता हुआ कुछ अंतिम समय में जो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात कर रहे थे ना, उसमें कुछ थर्ड एम्पायर के बाद पब्लिक भी समझने लगेगी कि भाई देखिए एम्पायर आउट तो है। तो वो निर्णय हमको लगता है कि कल शाम 6 बजे के बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ सामने आ जाएगी। लेकिन एनडीए के लिए अंतिम चरण आते आते ये स्थिति होगी एनडीए को
हमें लगता है कि एनडीए के कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, संतरी, सांसद, प्रत्याशी ने भी कभी नहीं सोचा होगा।